डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है टीचिंग लर्निंग प्रिंसिपल का यूनिट नंबर 3 है, जो कि लर्निंग साइकिल मॉडल एंड लर्निंग स्टाइल के हवाले से हम बात करेंगे। ठीक है, असल में आज के इस लेक्चर में हम लर्निंग के हवाले से बात करेंगे कि लर्निंग किसे कहते हैं, किस तरीके से लोग जो है चीज़ों को सीखते हैं, और इसी तरह से लर्निंग के हवाले से जो मॉडल पेश किए गए थे, ठीक है, जो लर्निंग स्टाइल्स बताए गए हैं, तो उसके हवाले से आज हम डिटेल में बात करेंगे और इन सारे टर्म्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हमारे साथ इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स मौजूद है, जिसमें सबसे पहले हम लर्निंग साइकिल को डिफाइन करेंगे कि लर्निंग साइकिल किसे कहते हैं। इसी तरह से फिर हम मॉडल ऑफ कोल टेलर को जो है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, और किस तरह से ये हमारी लर्निंग एबिलिटीज़ को इम्पैक्ट कर सकती है, मुतासिर कर सकती है, इसके हवाले से हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हमारे साथ लर्निंग के जो डिफरेंट टाइप्स है या स्टाइल है उसको हम डिस्कस करेंगे। टाइप या स्टाइल ये दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, इसके अलावा एक्सप्लेन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड द लर्निंग साइकिल, प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, प्रॉब्लम किसे कहते हैं, इसी तरह से जो लर्निंग साइकिल है वो क्या है। तो इन सारी चीज़ों के हवाले से आज के लेक्चर में हम डिटेल के साथ बात करेंगे और इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे लर्निंग साइकिल की। लर्निंग किसे कहते हैं, लर्निंग के हवाले से हमने यूनिट नंबर 2 में भी काफ़ी डिटेल के साथ बात की थी कि लर्निंग क्या है। लर्निंग असल में हमारे साथ ये एक ऐसा अमल होता है जिसके ज़रिए, चैप्टर का नेम क्या है, चैप्टर का नेम जो है लर्निंग साइकिल मॉडल, और क्या है चैप्टर का नेम, सबर करे देख लेता हूँ, लर्निंग साइकिल मॉडल्स एंड लर्निंग स्टाइल्स। आज के लिए जो है अपने पास नोट्स जो है वो रखे। आज के लेक्चर में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो कि इस लेक्चर में मेंशन नहीं है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट है, तो आप लोगों ने उसको फिर अपने साथ नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, सो लर्निंग साइकिल क्या है। सॉरी, सबसे पहले मैं आपको लर्निंग के हवाले से बता रहा था कि लर्निंग के हवाले से मैंने आपको यूनिट नंबर 2 में बताया था कि लर्निंग ये असल में हमारे साथ एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम नॉलेज को सीखते हैं, इसी तरह से स्किल्स को सीखते हैं, इसी तरह से अपना जो बिहेवियर होता है उसको हम क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। इसके साथ साथ हम अंडरस्टैंडिंग को क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। या लर्निंग ये असल में हमारे साथ एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए हम अपने बिहेवियर में परमानेंटली चेंजेस को क्या करते हैं, लाते हैं, चेंजेस को प्रोड्यूस करते हैं। तो इस अमल को हम क्या कहते हैं, वो प्रोसेस जिसके ज़रिए हम अपने बिहेवियर में परमानेंटली चेंजेस प्रोड्यूस करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लर्निंग कहते हैं। यहाँ पर आपको बताया गया है लर्निंग साइकिल के हवाले से, व्हाट इज लर्निंग साइकिल या लर्निंग स्टाइल। लर्निंग साइकिल जो है ये असल में हमारे साथ एक मॉडल है, ठीक है, जो कि हमें लर्निंग इन्वायरमेंट के हवाले से प्लानिंग बताती है कि जो लर्निंग है, ठीक है, उसको हम किस तरह से इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, और उसको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हमें कौन कौन से काम, कौन कौन से स्टेप जो है वो लेने होंगे, जिसकी वजह से हम फिर चीज़ों से को आसानी से लर्न कर सके। तो अ फ्रेमवर्क which provide a design for learning environment is called learning cycle। ठीक है, फ्रेमवर्क से मुराद ये असल में हमारे साथ एक मॉडल होता है, विच प्रोवाइड अ डिज़ाइन, जो कि हमें एक डिज़ाइन क्या करती है, फराहम करती है। डिज़ाइन से मुराद एक प्लेन जो है वो हमें क्या करती है, एक मॉडल जो है वो हमें देती है, किस चीज़ के लिए, लर्निंग इन्वायरमेंट के हवाले से, कि वो इन्वायरमेंट जिसके ज़रिए हम अपनी जो लर्निंग एबिलिटीज़ है उसको मज़ीद इन्हांस कर सकते हैं और हम फिर आसानी से चीज़ों को सीख सकते हैं। तो उस इन्वायरमेंट के लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड है, हमने किस तरह से लर्निंग इन्वायरमेंट को जो है उसको हमने स्टेबल रखना है, उसको हमने मेंटेन रखना है। तो इसके लिए जितने भी मॉडल्स होते हैं या जितनी भी प्लानिंग हम करते हैं, तो इस सारे मॉडल या प्लानिंग को हम क्या कहते हैं, लर्निंग साइकिल कहते हैं। जिसमें पहले नंबर पर हमारे साथ क्या आता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोर्स, सॉरी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोर्स डॉक्यूमेंट।
हमारे कोर्स के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं तो उन डॉक्यूमेंट्स को सबसे पहले हमने क्या करना होता है, ऑर्गेनाइज करना होता है, अरेंज करना होता है। क्योंकि अगर हमारे कोर्स के डॉक्यूमेंट जो है वो प्रॉपरली अरेंज ना हो, ठीक है, सीक्वेंस में ना हो, तो फिर हमें मुख्तलिफ टॉपिक्स को सर्च करने में भी बहुत ज़्यादा दुश्वारी होगी और हमारा जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा ज़ाया होगा, वेस्ट होगा। किस चीज़ में? चीज़ों को, टॉपिक्स को सर्च करने में, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेप है लर्निंग इन्वायरमेंट को बनाने के लिए, वो अपने कोर्स के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी बुक्स हैं, जितने भी नोट्स हैं, उसको सीक्वेंस के साथ अरेंज करना है, ताकि जब भी हमें किसी टॉपिक की या किसी सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़े तो हमें फिर पता हो कि वो सब्जेक्ट जो है हमने कहाँ पर रखा हुआ है, उसको हम वहाँ से आसानी से हासिल कर सकते हो। दूसरा जो हमारे साथ स्टेप है वो क्या है, क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। हमने क्या करना है, अपने लिए अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करने हैं, अपने लिए जो है अपॉर्चुनिटीज मतलब मौके ढूंढने हैं जिसके दौरान हम अपने जितने भी प्रॉब्लम है उसको हम क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ इंटरकनेक्टेड लर्निंग टास्क, ऐसे टास्क, ऐसे काम जो है हमने करने होंगे जो कि हमारे लर्निंग के साथ क्या हो, इंटरकनेक्टेड हो, मुंसलिक हो। मतलब ये है कि अगर हम कोई थ्योरी पढ़ रहे हैं तो उस थ्योरी को हमने क्या करना होगा, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में लाना होगा, उस पर हमने अपने प्रैक्टिकली जो है उस पर हमने काम करना होगा, ताकि हम उसको बेहतर तरीके से क्या करें, अंडरस्टैंड कर सके, और जो हम सीख रहे होते हैं तो वो बिल्कुल परमानेंटली जो है हमारे माइंड में बैठ जाए। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप जो भी काम करते हो तो उसको फिर आप अगर प्रैक्टिकली करेंगे तो प्रैक्टिकली करने की वजह से आपको वो चीज़ जो है फिर हमेशा के लिए या ज़्यादा टाइम के लिए याद रहेगी। इसके साथ साथ कांस्टेंट फीडबैक, कांस्टेंट फीडबैक से मुराद ये है कि जब आप कोई काम कर रहे होते हैं तो काम करने के दौरान आप उसको साथ साथ मॉनिटर भी कर रहे हो, उसको साथ साथ ऑब्जर्व भी कर रहे हो, ताकि आपको पता जो है वो चलता रहे कि आया आप अपने ट्रैक पर है या ट्रैक से आप हट गए हैं, आप अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हैं या आप अपने गोल से हट गए हैं। तो कांस्टेंट फीडबैक इसे कहते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ ऑन गोइंग चेंज इन कोर्स डिलीवरी, इसी तरह से आपने जो है जब भी आप लर्निंग कर रहे हो तो लर्निंग के दौरान आपने एक ही बात को फॉलो नहीं करना, बल्कि आपने जो है कुछ वक्फा लेना होगा, ठीक है। इसके साथ साथ आपने ऐसे स्टाइल्स इख्तियार करने होंगे जिसकी वजह से आपको बोरियत जो है वो महसूस ना हो, और आप जो है तके नहीं उन टॉपिक से, उन कामों से जो कि आप कर रहे होते हैं, जिसके ज़रिए आप चीज़ों को सीख रहे होते हैं, लर्न कर रहे होते हैं। तो ये सारे वो स्टेप्स हैं जो कि हमारा लर्निंग इन्वायरमेंट जो है उसको क्या करती है, बनाती है, और हमारी जो लर्निंग इन्वायरमेंट है उसको मेंटेन रखती है, ठीक है। तो लर्निंग साइकिल की जो डिफिनीशन है वो सिंपली ये है कि अ फ्रेमवर्क विच प्रोवाइड अ डिज़ाइन फॉर लर्निंग इन्वायरमेंट, मतलब वो मॉडल जो कि हमें एक मुकम्मल प्लानिंग जो है वो देती है कि किस तरह से हमने लर्निंग माहौल को बनाना है, किस तरह से हमने लर्निंग इन्वायरमेंट को मेंटेन रखना है। तो इसको हम लर्निंग साइकिल कहते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं डेविड कॉल्ब लर्निंग मॉडल की तरफ। डेविड कॉल्ब जो थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने लर्निंग मॉडल पेश किया था। अब उस मॉडल के हवाले से अब हम बात करेंगे। डेविड कॉल्ब लर्निंग मॉडल, डेविड कॉल्ब लर्निंग मॉडल को जो है एक्सपीरियंशियल लर्निंग मॉडल भी कहते हैं या एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल भी कहते हैं, ठीक है। एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकते हैं कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल या एक्सपीरियंशियल लर्निंग मॉडल किसने पेश किया था, तो आप लोगों ने सिंपली उनको कहना है कि डेविड कॉल्ब ने जो है एक्सपीरियंशियल लर्निंग मॉडल पेश किया था, प्रपोज किया था। लर्निंग डिफिनीशन, डेविड कॉल्ब के मुताबिक लर्निंग क्या है। डेविड कॉल्ब ने लर्निंग की जो डिफिनीशन की है, जो तारीफ की है, वो कुछ इस तरह से की है कि द प्रोसेस वेयर बाय नॉलेज is created through the transformation of experience is called learning. Knowledge results from the combination of grasping experience and transforming it. डेविड कॉल्ब ने लर्निंग की जो डिफिनीशन की है वो बहुत ज़्यादा सिंपल अल्फाज में इन्होंने लर्निंग को डिफाइन किया है। इन्होंने लर्निंग की डिफिनीशन कुछ इस तरह से की है
कि अगर आप कोई काम प्रैक्टिकली करते हैं, एक्सपीरियंस से मुराद आप कोई काम जो है एक्सपीरियंस करते हैं, मतलब एक काम जो है बजाते खुद उसमें इन्वॉल्व होकर उसको आप बजाते खुद करते हैं, तो इसी तरह से आपके पास जो है उस काम के हवाले से नॉलेज आ जाती है, ठीक है। और जब आपके पास नॉलेज आती है तो इसका मतलब यह है कि आपने उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लिया, आपने उस चीज़ को समझ लिया, और इसी तरह से आपको फिर वो चीज़ क्या होती है, याद रहती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस अमल को हम लर्निंग कहते हैं, ठीक है। मतलब लर्निंग वो प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, चीज़ों को प्रैक्टिकली करके चीज़ों को एक्सपीरियंस करके क्या करते हैं, उन चीज़ों के हवाले से नॉलेज गेन करते हैं, इंफॉर्मेशन डेटा जो है गेन करते हैं। तो इस अमल को हम क्या कहते हैं, इस अमल को हम लर्निंग कहते हैं, ठीक है। और इसी तरह से नॉलेज कहाँ से आती है, नॉलेज वही बात है कि नॉलेज एक्सपीरियंस से आती है। जब आपके पास एक्सपीरियंस होगी, जब आप चीज़ों को प्रैक्टिकली करेंगे, आप मुख्तलिफ प्रोसेसेस प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे, तो ट्रायल एंड एरर के ज़रिए आप मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से जानेंगे, ठीक है। आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा कि ये काम किस तरह से होता है, किस तरह से हम इस काम को बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। तो जब आप एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है, और एक्सपीरियंस करने के बाद जब आप फिर उस एक्सपीरियंस को जो आपने गेन किया होता है, जो आपने सरंजाम दिया होता है, उसको जब आप दूसरे लोगों के साथ शेयर करेंगे, दूसरे लोगों को आप सिखाएंगे, तो इस तरह से आपके पास जो है उन चीज़ों के हवाले से आपके पास नॉलेज आ जाती है, और ये नॉलेज जो है आपको क्या कहलाती है, इस नॉलेज को फिर हम लर्निंग कहते हैं, जो कि आपके माइंड में बैठ जाती है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लर्निंग कहते हैं, और ये डिफिनीशन डेविड कॉल्प ने अपने लर्निंग मॉडल में किया था लर्निंग के हवाले से। सही है, समझ आ रही है आप स्टूडेंट्स को? जी सर, आपने बताया इसका सेकंड नाम क्या है? सेकंड नाम इस मॉडल का क्या है? एक्सपीरियंशियल लर्निंग मॉडल, एक्सपीरियंशियल लर्निंग मॉडल या एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल। सर दोबारा रिपीट कीजिएगा सारे। एक्सपीरियंशियल, EXPERIENTIAL, एक्सपीरियंशियल लर्निंग मॉडल, ठीक है। ये डेविड कॉल्प लर्निंग मॉडल का दूसरा नेम है। सही है। सर EXPERIENTIAL ऐसे ही है? हाँ जी, एक्सपीरियंशियल बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, मजीद आगे बढ़ते हैं डेविड कॉल्प लर्निंग मॉडल की तरफ। डेविड कॉल्प, एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, प्रेजेंटेड द मॉडल इन 1984। एमसीक्यूज में आपसे ये पूछ सकते हैं कि जो लर्निंग मॉडल है, ठीक है, इसको किसने पेश किया था और कब पेश किया था? इसको डेविड कॉल्प ने 1984 में पेश किया था, ठीक है। Cold proposed learning style are one of the best known learning style theories in practice today। और इसी तरह से डेविड कॉल्प ने जो लर्निंग स्टाइल पेश किए थे या जो लर्निंग मॉडल पेश किया था, तो वो लर्निंग स्टाइल थ्योरी जो है आजकल के ज़माने में सबसे बेहतरीन लर्निंग स्टाइल्स है, और इसको बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है, ठीक है। Cole believe that our learning styles emerge due to three key influences: our genetics, लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड द डिमांड्स ऑफ आवर प्रेजेंट एनवायरनमेंट। इसी तरह से कोल जो थे वो इस बात पर बिलीव करते थे कि हमारे जितने भी लर्निंग स्टाइल्स हैं, ठीक है, मतलब लर्निंग स्टाइल किसे कहते हैं, लर्निंग स्टाइल से मुराद इंफॉर्मेशन एंटर इन आवर ब्रेन इन थ्री मेन वेज, मतलब वो इंफॉर्मेशन जो कि हमारे ब्रेन में जो है मुख्तलिफ तरीक़ों से क्या होती है, एंटर होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, लर्निंग स्टाइल कहते हैं। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो कि चीज़ों को एक बार देख लेते हैं तो उनको फिर वो चीज़ें याद रहती है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे साथ कौन सा लर्निंग स्टाइल है, ये हमारे साथ विजुअल लर्निंग स्टाइल है। मतलब आप चीज़ों को देखने के ज़रिए जो है आपको चीज़ें याद रहती है। इसी तरह से जो दूसरा तरीका है वो है हेयरिंग। मतलब यह है कि मैं आपको एक बात कह देता हूँ तो आपको वो बात जो है एकदम से आपके जहन में बैठ जाती है, और वो बात आपको फिर बहुत लंबे अरसे के लिए याद रहती है। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो लर्निंग स्टाइल है वो हेयरिंग है, मतलब सुनना। आप चीज़ों को
थ्रू लिसनिंग के ज़रिए ज़्यादा सीखते हैं, ज़्यादा उसको याद करते हैं। इसी तरह से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो चीज़ों को देखने के साथ-साथ उसको टच करते हैं, तो टच करने के साथ उसको फ़ील करते हुए वो चीज़ें जो है उनकी माइंड में पे रह जाती है। तो इनका जो लर्निंग स्टाइल होगा तो वो क्या होगा? टच होगा, ठीक है? तो मतलब मेरी बात का ये है कि हर एक स्टूडेंट का अपना एक लर्निंग स्टाइल होता है। लर्निंग स्टाइल का सिंपल अल्फाज में मतलब ये है कि आप किस तरह के माहौल में चीज़ों को सीखते हैं। ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो खामोशी में ज़्यादा लर्निंग करते हैं, मतलब ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो साइलेंसी को प्रेफर करते हैं, और अगर उनके इर्द गिर्द जो है शोर हो, उनके इर्द गिर्द नॉइस हो, तो उनकी जो लर्निंग एबिलिटीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाती है। इसी तरह से कुछ लोग जो है वो चीज़ों को पढ़ते हुए, चीज़ों को रीड करते हुए उसको लिखते हैं, तो जब वो उसको लिखते हैं तो लिखने के साथ साथ उनको वो चीज़ याद हो जाती है। तो मतलब यह है कि उन लोगों के जो लर्निंग स्टाइल है वो क्या होगी? राइटिंग होगी, ठीक है? राइटिंग के ज़रिए उनको चीज़ें जल्दी याद हो जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम लर्निंग स्टाइल कहते हैं। मतलब वो तरीका जिसके ज़रिए आपको चीज़ें आसानी से याद हो जाए और आपके ज़हन में जो है वो बैठ जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम लर्निंग स्टाइल कहते हैं। तो कोल्ब जो थे वो लर्निंग स्टाइल के हवाले से इस बात पर यकीन रखते थे कि जो हमारे लर्निंग स्टाइल है, चीज़ों को सीखने का जो तरीका है, वो 3 बुनियादी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, और 3 बुनियादी चीज़ें हैं जो कि हमारे लर्निंग स्टाइल को बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है या उसको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। इसमें पहले नंबर पर हमारे जेनेटिक आ जाती है। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो कि पैदाइशी तौर पर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा वो काबिल होते हैं, उनकी आईक्यू लेवल जो है बहुत ज़्यादा होती है, और वो जब भी किसी चीज़ को एक बार सुनते हैं या देखते हैं तो वो चीज़ें उनको फिर याद रहती है और उनको फिर मज़ीद स्टडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मतलब ये है कि हमारी जो जेनेटिक है ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है हमारे लर्निंग स्टाइल्स में, ठीक है? इसके साथ-साथ लाइफ एक्सपीरियंसेस से मुराद ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब तक वो किसी सिचुएशन को फेस नहीं करते, जब तक उन पर कोई सिचुएशन जो है वो बजाते खुद ना गुजरी हो, तब तक वो चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करते, तब तक उन्हें जो है उन चीज़ों की समझ नहीं आती। तो लाइफ एक्सपीरियंसेस जो है ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है हमारे लर्निंग स्टाइल पर, और इसके साथ साथ मौजूदा माहौल के जितने भी डिमांड्स होते हैं, ठीक है? तो ऊपर से हम पर जितने भी प्रेशर्स होते हैं, मतलब मौजूदा इन्वायरमेंट से मुराद ये है कि हमारे फैमिली की तरफ से, हमारे फ्रेंड्स की तरफ से, हमारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से हम पर जितना भी प्रेशर होता है, तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे लर्निंग स्टाइल्स को क्या करती है? मुतासिर करती है। तो कोल्ब जो थे वो इस बात पर बिलीव करते थे कि 3 बुनियादी चीज़ें ऐसी है जो कि हमारे लर्निंग स्टाइल्स को क्या करती है? वो मुतासिर करती है, जिसमें पहले नंबर पर जेनेटिक्स आती है, ठीक है? मतलब हमारी जो पैदाइशी खसूसियात होते हैं। दूसरे नंबर पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जिन सिचुएशन को फेस करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है, और इसके साथ साथ हमारा जो प्रेजेंट टाइम होता है, तो उस प्रेजेंट टाइम में हम पर जितने भी जिम्मेदारियां होती है, हमारे इर्द गिर्द के माहौल का जो है हम पर जितना प्रेशर होता है, तो ये 3 चीज़ें हमारे लर्निंग स्टाइल्स को क्या करती है? मुतासिर करती है। इसी तरह से मज़ीद अब हम बात करेंगे डेविड कॉल्ब थ्योरी की। डेविड डेविड कॉल्ब थ्योरी, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि इसको जो है एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल भी कहते हैं, इसके अलावा इसको कॉल्ब लर्निंग साइकिल भी कहता है, ठीक है? तो इन्होंने जो है एक मॉडल पेश किया था जिसमें इन्होंने जो है 4 स्टेजेस में अपनी जो डेविड कॉल्ब थ्योरी थी या एक्सपोनेंशियल लर्निंग साइकिल थी, इसको जो है इन्होंने 4 स्टेजेस में क्या किया था? प्रपोज किया था, प्रेजेंट किया था, जिसमें जो पहला स्टेज है वो हमारे साथ कंक्रीट एक्सपीरियंस स्टेज है, ठीक है? दूसरा स्टेज हमारे साथ रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन स्टेज है। तीसरा स्टेज हमारे साथ एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन है, और जो चौथा स्टेज है वो हमारे साथ एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन है। अब हम वन बाय वन जो है कंक्रीट एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन एंड एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, इनको जो है इन चारों स्टेजेस को हम वन बाय वन
डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि आपको इसी मॉडल के ज़रिए थोड़ी आपको जो है समरी दे दूँ, ताकि आगे फिर स्लाइड में आपको आसानी से समझ आ जाए। आगे स्लाइड में सिंपल शॉर्ट पॉइंट जो है वो आपको दिए गए हैं, तो यहाँ पर मैं आपको समरी दे देता हूँ ताकि आप जो है आसानी से चीज़ों को क्या कर ले, समझ सके। ठीक है, तो सबसे अच्छा जी, यहाँ पर एमसीक्यूज आपके लिए जो है एग्जाम में इस तरह से आ सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं कि जो डबल कॉल थ्योरी है इसको दूसरा नाम कौन सा जो है इसके लिए यूज होता है। तो एक्सपोनेंशियल लर्निंग साइकिल भी आ सकता है और कोट लर्निंग साइकिल भी आ सकता है, या दोनों आ सकते हैं। तो फिर आपने ऑप्शन बोथ को क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा, या तीनों आ सकते हैं तो फिर आपने ऑल ऑफ द अबव को क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो आपने इन तीनों नेम्स को याद रखना है। ठीक है, इसको किसने पेश किया था, डेविड कॉल्ट ने पेश किया था। ठीक है, अब जो दूसरा एमसीक्यूज है इस मॉडल के हवाले से वो ये है कि आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी स्टेजेस या फेजेस ऑफ डेविड कॉल्ब थ्योरी। जो डेविड कॉल्ब थ्योरी है तो ये कितने स्टेजेस या फेजेस पर मुश्तमिल है, तो ये हमारे साथ 4 स्टेजेस या फेजेस पर मुश्तमिल है। ठीक है, और वो कौन से हैं, इसमें पहले नंबर पर हमारे साथ जो स्टेज है उसको हम कंक्रीट एक्सपीरियंस स्टेज कहते हैं। ठीक है, कंक्रीट एक्सपीरियंस स्टेज क्या है, कंक्रीट एक्सपीरियंस स्टेज से मुराद ये है कि ये हमारे साथ वो स्टेज होता है जिसमें कोई शख्स जब पहली बार कोई काम कर रहे होते हैं, ठीक है, डूइंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, आप जो है पहली दफा कोई चीज कर रही है, कोई काम जो है, कोई स्किल जो है वो परफॉर्म कर रही है, तो ये आपकी क्या होगी, ये आपकी कंक्रीट एक्सपीरियंस कहलाएगी। ठीक है, कंक्रीट एक्सपीरियंस किसे कहते हैं, डूइंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, आप कोई काम पहली मर्तबा कर रहे हैं, कोई स्किल जो है आप पहली मर्तबा परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसको हम कंक्रीट एक्सपीरियंस कहेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जाहिरी बात है जब आप कोई काम पहली मर्तबा कर रहे होते हैं तो इसका मतलब यह है कि इस एक्सपीरियंस में आप बजाते खुद क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, शामिल होते हैं। ठीक है, या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप जितने भी काम कर रहे होते हैं जिसमें आप बजाते खुद जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, शामिल होते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, कंक्रीट एक्सपीरियंस में इसको हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे साथ कंक्रीट एक्सपीरियंस कहलाएगा। इसी तरह से रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन की अगर मैं आपको बताऊं, तो रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन में हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन में हम ये करते हैं कि जो काम हम पहली मर्तबा कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उस काम के हवाले से जाहिर बात है हमारे पास कुछ नॉलेज होती है जिसकी वजह से हम उसको प्रैक्टिकली करने की कोशिश करते हैं। तो उस काम को जब हम करते हैं तो उस काम को करने के बाद या करने से पहले हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन करते हैं। रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन से मुराद ये है कि हम उस काम को करने से पहले उसके बारे में मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से उसको हम देखते हैं, मुख्तलिफ जावियों से हम उस पर सोच विचार करते हैं, और हम जो है सोचते हैं कि जो काम या जो स्किल हम परफॉर्म करने वाले हैं तो ये क्यों कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम कैसे परफॉर्म करेंगे, इसको परफॉर्म करने के बाद हमारे पेशेंट पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे। तो मतलब यह है कि जो स्टेप्स हम परफॉर्म करने जा रहे होते हैं तो उसको परफॉर्म करने से पहले उस पर हम मुख्तलिफ जावियों से क्या करते हैं, सोच विचार करते हैं, और अपनी जो कंसेप्ट है उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम किसी भी स्किल को परफॉर्म करने से पहले उस पर सबसे पहले डिस्कशन करते हैं अपने टीम मेंबर्स के साथ। इसके साथ साथ ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग से मुराद ये है कि अपनी जो माइंड है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, उस स्किल के लिए तैयार करते हैं। इसके साथ साथ जितने भी थॉट्स होते हैं, क्वेश्चन, सवालात होते हैं हमारे माइंड में, तो उनको हम क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। इसी तरह से फिर हमारे साथ तीसरा जो स्टेज है वो है एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन। एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन से क्या मुराद है, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन से मुराद ये है कि जब हम पहले कंक्रीट एक्सपीरियंस में हम क्या कर रहे थे, कंक्रीट एक्सपीरियंस में हम कोई हमारे पास जो नॉलेज थी, ठीक है, तो उस नॉलेज के बेस पर हम कोई स्किल जो है वो पहली मर्तबा परफॉर्म करने वाले थे। तो
दूसरे स्टेज में हम रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, मतलब जो स्किल थी हमारे पास तो उसके हवाले से हम सोच विचार कर रहे थे, उसको मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से देख रहे थे। ठीक है, कि जो स्किल हम करने जा रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इसके क्या असरात हम पर मुरतब होंगे, पेशेंट पर मुरतब होंगे, तो इसके हवाले से हम सोच विचार कर रहे थे। अब हमारे साथ जो तीसरा स्टेज आता है वो है एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन। एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन से मुराद ये है कि इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम उन स्किल्स के बारे में, उन जो प्रोसेसेस होते हैं जो कि हम करने वाले थे, तो उनके हवाले से हम क्या करते हैं, उनके हवाले से हम लॉजिकली सोचना शुरू कर देते हैं, लॉजिकली जो है उस पर हम सोच विचार करना शुरू कर देते हैं, और उसके हवाले से हमारे माइंड में जो है मुख्तलिफ किस्म के आइडियाज़ जो है वो जन्म लेने लगती है, और इसी तरह से हम उसके हवाले से मुख्तलिफ मॉडल्स को जो है वो तैयार करना शुरू कर देते हैं, ताकि हम उन चीज़ों को बेहतर तरीके से क्या करें, अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम create concept that integrate their observation into logically sound theories, मतलब हम उन स्किल्स के हवाले से अपने कंसेप्ट को क्या करते हैं, उसको क्लियर करते हैं और लॉजिकली हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये हम एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन में करते हैं। इसी तरह से जो एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन है, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन ये हमारे साथ लास्ट स्टेज है किस चीज़ का, डेविड कॉल्ब थ्योरी का। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जाहिरी बात है पहले स्टेज में हम एक स्किल था हमारे पास, ठीक है, उस स्किल को पहली दफ़ा परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरे स्टेज में हम उस स्किल के हवाले से सोच विचार कर रहे थे और उस पर जो है मुख्तलिफ जावियों से सोच विचार कर रहे थे। तीसरे स्टेज में हम क्या कर रहे थे, उस स्किल के हवाले से हम आइडिया जो है क्रिएट कर रहे थे और लॉजिकली जो है उन स्किल्स पर सोच रहे थे कि इसको हम किस तरह से करेंगे। ठीक है, इसको अगर हम करेंगे तो कैसे करेंगे, तो लॉजिकली जो है उस पर हम सोच विचार कर रहे थे और अपने कंसेप्ट को जो है हर तरीके से क्लियर कर रहे थे। अब जो लास्ट स्टेज है ये है एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम बहुत सोच विचार करने के बाद इसको हम इस स्टेज में हम प्रैक्टिकली काम करना शुरू कर देते हैं और जो स्किल हमने करना होता है तो उसको हम कर गुजर देते हैं। मतलब मिसाल के तौर पर फर्स्ट टाइम जो है आपने जो है आईवी लाइन के बारे में स्टडी किया है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम आप आईवी लाइन जो है वो क्या करने जा रहे होते, पास करने जा रहे होते हैं। तो पास करने से पहले आप उस पर सोच विचार करते हैं कि आईवी लाइन को मैंने किस तरह से सेट करना है। ठीक है, इस आईवी लाइन को मैं कहाँ कहाँ जो है कौन कौन से एरियाज में जो है इंसर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, और कब मैंने कौन से एरिया में इंसर्ट करना है। ठीक है, तो ये आप रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन में फिर आप लॉजिकली सोचते हैं उस पर कि मैं इस आईवी लाइन को जो है किस तरीके से बेहतर अंदाज में इंसर्ट कर सकता हूँ और आईवी लाइन जो है वो पास कर सकता हूँ और अपने जो कंसेप्ट है उसको क्लियर करते हैं। और जो लास्ट स्टेज है एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन में आप क्या कर लेते हैं, आईवी लाइन को गुजार लेते हैं, मतलब पास कर लेते हैं और जो फ्लूइड होता है उसको बाकायदगी के साथ आप पेशेंट को एडमिनिस्टर करना शुरू कर देते हैं। तो ये 4 स्टेजेस है जो कि डेविड कॉल्ब ने अपनी जो एक्सपेरिमेंशियल लर्निंग साइकिल या डेविड कॉल्ब थ्योरी या कोड लर्निंग साइकिल थी उसमें जो है ये 4 स्टेजेस को क्या किए थे, पेश किए थे। ठीक है, इसी तरह से आपसे एमसीक्यूज में ये भी पूछ सकते हैं कि कंक्रीट एक्सपीरियंस में हम क्या करते हैं, कंक्रीट एक्सपीरियंस में हम फील करते हैं, चीज़ों को फील करते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन में हम क्या करते हैं, वॉचिंग करते हैं, मतलब मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, इसी तरह से एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन में थिंकिंग करते हैं। थिंकिंग से मुराद ये है कि कंसेप्चुअली अपने जो कंसेप्ट है, अपनी जो सोच है उसको लॉजिकली हम क्लियर करते हैं। और एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन में हम डूइंग करते हैं। डूइंग से मुराद प्रैक्टिकली काम करते हैं। ठीक है, अमल करते हैं, सोच विचार छोड़ देते हैं, उसको उस सोच विचार को हम अमलन फिर परफॉर्म करते हैं। सही है, कोई स्टूडेंट क्वेश्चन पूछने वाली थी? ओके, गुड।
अभी मज़ीद आपको और भी ये आसान हो जाएगा आगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे और इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। तो 4 स्टेजेस ऑफ लर्निंग साइकिल है हमारे साथ। जिस तरीके से मैं आपको एमसीक्यूज़ बता रहा हूँ, आप अपने साथ उसी तरीके से नोट डाउन किया करें, ठीक है। वैसे मैंने इसको ऑलरेडी एमसीक्यूज़ अपने बुक में ऐड किए हुए हैं, लेकिन फिर भी आप लोग जो है अपने साथ ऐड किया करें ताकि चीज़ें जो है वो आपको पहले से याद रहे, ठीक है। जब आप बुक देखेंगी तो बुक में बहुत सारे ऐसे एमसीक्यूज होंगे जो कि फिर आपको ऑलरेडी याद होंगे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा, ठीक है, और ज़्यादा मेहनत फिर आपको लास्ट में करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे जो पहला स्टेज है लर्निंग साइकिल का, डेविड कॉल्ब लर्निंग साइकिल का, तो वो है कंक्रीट एक्सपीरियंस। कंक्रीट एक्सपीरियंस का जैसे कि मैंने आपको डिफिनीशन बताई थी कि डूइंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, कोई काम जो है आप पहली मर्तबा करने जा रहे हो, तो इसको हम कहते हैं कंक्रीट एक्सपीरियंस, ठीक है। तो उस टाइम आपकी जो फीलिंग्स होती है, आपके जो जज्बात होते हैं, ठीक है, तो उसको हम कंक्रीट एक्सपीरियंस कहेंगे, ठीक है। A new experience of situation is encounter or reinterpretation of existing experience। मिसाल के तौर पर जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप पहली मर्तबा कोई काम जो है करने जा रही है, कोई स्किल जो है आप परफॉर्म करने जा रही है, तो स्किल को परफॉर्म करने से पहले आपके जो जज्बात होते हैं, आपके जो फीलिंग्स होते हैं, तो इसको हम कंक्रीट एक्सपीरियंस कहते हैं। या आपके पास पहले से नॉलेज एक्सपीरियंस मौजूद है, पहले से आपने एक स्किल जो है सीखी हुई है, तो उस स्किल पर आप जब दोबारा से री इंटरप्रिटेशन करते हैं, री इंटरप्रिटेशन से मुराद दोबारा से उस पर जब आप सोच विचार करते हैं, उस पर जब आप सोचते हैं कि ये काम मैंने किया था, किस तरह से मैंने इसको किया था, इसमें मैंने क्या क्या किया था, कैसे किया था, क्यों किया था, मतलब उस पर आप सोच विचार करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, री इंटरप्रिटेशन। री मीन अगेन, इंटरप्रिटेशन मीन सोच विचार, मतलब दोबारा से उस पर सोचना, तो इसको हम री इंटरप्रिटेशन कहते हैं। तो ये सब कुछ हम किस स्टेज में करते हैं? हाँ जी, कंक्रीट एक्सपीरियंस में। देखिए आप रिस्पॉन्स दिया करें, जब मैं आपसे पूछूं तो रिस्पॉन्स दिया करें ताकि मुझे पता जो है वो चलता रहे कि आप स्टूडेंट जो है एक्टिवली मुझे सुन रहे हैं, तो मुझे फिर ज़्यादा जो है वो खुशी होगी और ज़्यादा शौक के साथ में आप स्टूडेंट्स को पढ़ाने की कोशिश करूँगा। दूसरा जो स्टेज है वो है हमारे साथ रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन का मैंने आपको बताया था कि जब पहली मर्तबा आप कोई काम करने जा रहे होते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर जो अ, फरा एक स्टूडेंट है, फरा, तो वो क्या कर रही है, उन्होंने जो है पहली मर्तबा आईवी लाइन के बारे में जो है कुछ बातें सुनी है और वो पहली मर्तबा जो है आईवी लाइन करने जा रही है। तो आईवी लाइन पहली मर्तबा करने की वजह से उनके माइंड में जो है मुख्तलिफ़ किस्म की ख्यालात आएंगे, वो जो है उसके जो फीलिंग होंगे वो क्या होंगे, वो उनके दिल में जो है मुख्तलिफ़ किस्म के फीलिंग आएंगे, वो मुख्तलिफ़ सिचुएशन को फील कर रही होगी। तो इसके बाद वो क्या करेगी, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन करेगी। रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन से मुराद ये है कि वो सोचेगी कि अच्छा मैं तो ये आईवी लाइन पास करने जा रही हूँ, इस आईवी लाइन में कौन से मेडिसिन जो है मैंने इसमें क्या किए हैं, इसमें मैंने स्टोर किए हुए हैं, अब ये आईवी लाइन में पास करूँगी तो कैसे करूँगी, इसके पास करने की वजह से जो पेशेंट हैं उन पर क्या असरात मुरतब होंगे, अगर पेशेंट जो है अगर वो एलर्जिक हुए, रिएक्शन उन पर हुआ, तो फिर मैं क्या करूँगी। तो अब फ़रा क्या कर रही है, फ़रा जो है आईवी लाइन को पास करने से पहले उस पर मुख्तलिफ साइड से मुख्तलिफ जावियों से उस पर सोच विचार कर रही है कि मैं इसको कैसे करूँगा, क्यों करूँगा, अगर मैं कर भी लूँ तो इससे क्या नताइज जो है आखिर होंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन कहते हैं, और ये इसमें हम क्या करते हैं, वॉचिंग करते हैं, मतलब चीज़ों को देखते हैं मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से, मुख्तलिफ जावियों से। एनी इनकन्सिस्टेंसीज बिटवीन एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, मतलब आप कोई काम कर रहे हो, करने जा रहे हो, और करने से पहले
और अंडरस्टैंडिंग के दरमियान आप मतलब आपके माइंड में जो शक व शुबात होते हैं, तो उन शक व शुबात को आप रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन में क्या करते हैं, क्लियर करने की कोशिश करते हैं। फिर इसके बाद तीसरा स्टेज हमारे साथ आता है एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन। एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन से मुराद ये है कि जब आप एक स्किल पर आईवी लाइन पर मुख्तलिफ जावियों से देख लेते हैं, उस पर आप सोच विचार कर लेते हैं, तो फिर आपके माइंड में आइडियाज जो है वो जन्म लेने लगती है। आपके माइंड में क्रिएटिव थिंकिंग जो है वो शुरू हो जाती है और आप सोचती है कि इस आईवी लाइन। अच्छा जी, तो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन के हवाले से मैं आपको ये बता रहा था कि एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन में हम क्या करते हैं, इस स्टेज में हम मुख्तलिफ जो चीज़ें होती है उस पर हम लॉजिकली सोचना शुरू कर देते हैं और उसके हवाले से हम अपने माइंड में मुख्तलिफ़ किस्म के आइडिया जो है वो क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, ताकि उन प्रॉब्लम्स को, उन मुख्तलिफ सिचुएशन को हम बेहतर तरीके से क्या कर सके, अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन में हम थिंकिंग करते हैं, रिफ्लेक्शन गिव राइज टू अ न्यू आइडियाज और मॉडिफिकेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, जब हम रिफ्लेक्ट ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों को मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं, जावियों से देख लेते हैं, तो मुख्तलिफ जावियों से देखने की वजह से फिर हम उन स्किल्स को, उन चीज़ों को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे जहन में नए नए आइडियाज़ जो है वो जन्म लेने लगती है। और इसी तरह से पहले से हमारे साथ जो नॉलेज मौजूद थी, तो वो नॉलेज जो है क्या हो जाती है, मॉडिफिकेशन उसमें आ जाती है, मतलब वो मज़ीद इम्प्रूव हो जाती है, उसमें चेंजेस आ जाती है और चेंजेस से मुराद उसमें मज़ीद बेहतरी आ जाती है। तो ये सब कुछ हम किस में करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन में करते हैं। इसके बाद हमारे साथ जो लास्ट स्टेज है वो है एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, जो कि हमारे साथ क्या कहलाती है, डूइंग। इसमें द लर्नर अप्लाइज देम टू द वर्ल्ड अराउंड देम टू सी व्हाट रिजल्ट। ठीक है, इसमें जो सीखने वाला बंदा होता है, तो उसने जितना भी स्टेज 3 तक सीखा हुआ होता है, उसको जितनी भी समझ आई हुई होती है, तो उसको वो क्या करता है, उसको वो प्रैक्टिकली यूज़ करना शुरू कर देता है और अपनी लर्निंग को जो है मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए वो उस नॉलेज को प्रैक्टिकली परफॉर्म कर लेते हैं। और प्रैक्टिकली परफॉर्म करने की वजह से वो क्या कर लेता है, फिर उसको सही तरीके से करने की वजह से उनकी जो लर्निंग है वो क्या हो जाती है, वो हो जाती है। और इसी तरह से वो उन मेथड्स को, उन स्टेप्स को या उन स्किल्स को सीख लेते हैं। तो ये 4 स्टेजेस है। लर्नर, जितने भी लर्नर होते हैं, सीखने वाले होते हैं, तो वो इन 4 स्टेजेस से गुजर कर जो है अपनी लर्निंग को बेहतर बना सकते हैं, अपनी लर्निंग को जो है इफेक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इन चारों स्टेजेस की समझ आप दोस्तों को आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? ओके, गुड। अब यहाँ पर हमारे साथ मज़ीद जो है ये मॉडल थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता जा रहा है, प्रोसेस कॉन्टिनम एंड परसेप्शन कॉन्टिनम। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि स्टार्ट में मैंने आपको कहा था कि लर्निंग साइकिल जो है इसके हमारे साथ 4 स्टेजेस है, जिसमें पहले नंबर पर कंक्रीट एक्सपीरियंस है, दूसरे नंबर पर रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, तीसरे नंबर पर एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन और चौथे नंबर पर एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन है। अब यहाँ पर इस कंक्रीट एक्सपीरियंस और रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन के दरमियान अगर आप देखें एरिया, तो ये एरिया हमारे साथ कहलाती है डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग में हम क्या करते हैं, डाइवर्जिंग में हम चीज़ों को फील करते हैं। मतलब पहली दफ़ा जब आप कोई काम करने जा रहे होते हैं, तो उसको करने की वजह से या करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का एहसास होता है, आप में जो है मुख्तलिफ़ किस्म की फीलिंग जो है वो पैदा होना शुरू हो जाती है। तो डाइवर्जिंग में फीलिंग जो है वो उभरती है, फीलिंग जो है वो पैदा होती है और इसके साथ साथ हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को जो है उस पर सोच विचार करते हैं, उस पर जो है मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से, मुख्तलिफ जावियों से उसको हम क्या करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं। तो
एमसीक्यूज में आपको इस पॉइंट से इस तरह का एमसीक्यूज आ सकता है, आपसे ये पूछ सकते हैं कि जो डेविड कॉल्प मॉडल है या डेविड कॉल्प लर्निंग जो साइकिल है उसमें हमारे साथ डाइवर्जिंग फेज है। डाइवर्जिंग फेज में कौन कौन से मतलब स्टेजेस हमारे साथ आते हैं, तो इसमें हमारे साथ कंक्रीट एक्सपीरियंस और रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन आती है। ठीक है, कंक्रीट एक्सपीरियंस को सी एंड ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, सी एंड ई से, और इसी तरह से रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन को आर और ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो एमसीक्यूज के हवाले से ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से अगर जो दूसरा हमारे साथ जो एरिया आता है वो ये वाला आता है, देखिए जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये वाला एरिया आता है, इसको हम क्या कहते हैं, एसिमिलेटिंग कहते हैं। एसिमिलेटिंग में क्या होता है, एसिमिलेटिंग में हम चीज़ों को मुख्तलिफ ज़ावियों से ऑब्ज़र्व करने के बाद, उसको मुख्तलिफ ज़ावियों को से देखने के बाद, उस पर उस चीज़ों के हवाले से फिर हम अपने मॉडल जो है वो बनाना शुरू करते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग करते हैं, नए नए आइडियाज़ जो है वो हमारे माइंड में आना शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से एसिमिलेटिंग में जो है यहाँ पर हमारे साथ थिंकिंग मतलब थिंकिंग एंड वाचिंग है। वाचिंग से मुराद मुख्तलिफ जो स्किल्स है उस पर हम मुख्तलिफ जावियों से सोच विचार करते हैं, उसको देखते हैं, और देखने के बाद उसको अंडरस्टैंड करने के बाद हमारे माइंड में उन स्किल्स के हवाले से नए नए आइडियाज़ जो है वो जन्म लेने लगती है, और हम फिर उससे मज़ीद बेहतर तरीके से उसके लिए थ्योरीज मॉडल जो है वो क्या कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं, डेवलप कर लेते हैं। तो एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकते हैं कि एसिमुलेटिंग स्टेज में हमारे साथ से कौन कौन से एरियाज आते हैं। तो एसिमुलेटिंग स्टेज में हमारे साथ एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन, ठीक है, मतलब एसी, और इसके साथ साथ रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन आती है आर ओ। ठीक है, ए सी आर ओ, ए सी स्टैंड फॉर एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन एंड आर ओ स्टैंड फॉर रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। सही है, ये बात याद रहेगी आप स्टूडेंट्स को क्या नहीं? ओके गुड। इसी तरह से फिर हमारे साथ तीसरा स्टेज आता है। तीसरे स्टेज को आप देखें, तीसरे स्टेज में हमारे साथ कौन सा है, कन्वर्जिंग है। कन्वर्जिंग मीन थिंकिंग एंड डूइंग। जब हम एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन कर लेते हैं, मतलब हमारे माइंड में नए नए आइडियाज़ जो है वो आज जन्म लेने शुरू हो जाते हैं, नए नए मॉडल्स को हम क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, तो फिर उसके बाद हमारा जो आखिरी काम होता है, फिर उसको जो है प्रैक्टिकली करना होता है, फिर उसको जो है प्रैक्टिकली परफॉर्म करना होता है। तो इस वजह से कन्वर्जिंग में हमारे साथ क्या है, थिंक एंड डू, मतलब चीज़ों को सोच समझकर उस पर सोचने के बाद फिर उसको हम क्या करते हैं, डू करते हैं, उसको हम प्रैक्टिकली करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से फिर एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकते हैं कि कन्वर्जिंग में हमारे साथ कौन से एरियाज आते हैं। तो कन्वर्जिंग में आपके पास एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन आता है, ठीक है, और इसके साथ साथ एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन आता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के हवाले से, जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं, और इसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी तरह से जो लास्ट स्टेज है हमारे साथ वो क्या है, वो हमारे साथ एकमोडेटिंग है। एकमोडेटिंग में आपके पास एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन आता है, ठीक है, और इसके साथ साथ कंक्रीट एक्सपीरियंस आता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें लोग जो है बगैर सोचे समझे चीज़ों को प्रैक्टिकली करना शुरू कर देते हैं, और उसको जो है प्रैक्टिकली करते करते मतलब ट्रायल और एरर के ज़रिए उसको करते करते सीख लेते हैं। मिसाल के तौर पर पहली मर्तबा मैं आईवी लाइन को पास करने जा रहा हूँ, तो उस पर सोच विचार करने के बगैर मैं क्या करता हूँ, उसको इंसर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो पहली मर्तबा जो है मैं गलत तरीके से इंसर्ट करूँगा, जिसकी वजह से मुझसे क्या होगा, क्या कहते हैं उसके लिए एक टर्म यूज होता है, प्रिक, मुझसे प्रिक हो जाएगा। ठीक है, तो प्रिक होने की वजह से मतलब मैं फेल हो गया हूँ। तो फिर मैं दोबारा से कोशिश करूँगा, ठीक है, दोबारा से फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है मैं ठीक कर लूँगा। फिर तीसरी मर्तबा जब करूँगा तो वो एग्जैक्टली जो है वेन में जो है वो इंसर्ट हो जाएगी, और
मेरा जो आईवी प्रैक्टिस है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मतलब मेरी बात का ये है कि एक दफ़ा गलती करने के बाद दूसरी मर्तबा जब मैं करूँगा तो थोड़ा थोड़ा ठीक करूँगा, तीसरी मर्तबा अगर मैं करूँगा तो फिर बहुत ज़्यादा ठीक करूँगा। तो ट्रायल और एरर के ज़रिए हम क्या करते हैं, लर्निंग करते हैं। तो एकोमोडेशन में हम ट्रायल और एरर के ज़रिए क्या करते हैं, चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है। और इसमें हम चीज़ों के हवाले से सोच विचार नहीं करते, बस हम चाहते हैं कि ये काम जो है हम जल्दी से करें और जल्दी से हम सीख लें और हमें रिजल्ट जो है वो जल्दी मिल जाए। तो ये हमारे साथ एकोमोडेटिंग में आता है, ठीक है। यहाँ पर एक दो कंसेप्ट आपको बताए जा रहे हैं, एक हमारे साथ प्रोसेस कॉन्टिनम है और दूसरा हमारे साथ परसेप्शन कॉन्टिनम है। प्रोसेस कॉन्टिनम को अगर हम देखें तो आपके पास प्रोसेस कॉन्टिनम क्या है, ये आपके पास प्रोसेस कॉन्टिनम कहलाएगा, मतलब ईस्ट, ठीक है, और ये आपके पास आ गया वेस्ट, ठीक है। तो ईस्ट वेस्ट ये जो हमारे साथ एरिया है, ये हमारे साथ प्रोसेस कॉन्टिनम कहलाता है। इसको प्रोसेसिंग कॉन्टिनम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एक तो हम मुख्तलिफ स्किल्स के हवाले से उसको जो है मुख्तलिफ जावियों से देखते हैं, उस पर हम सोच विचार करते हैं और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि इस काम को मैं किस तरह से जो है कंप्लीट कर सकता हूँ, ठीक है, इसको मैं किस तरह से मुकम्मल कर सकता हूँ। और इस पर सोच विचार करने के बाद उसको फिर हम प्रैक्टिकली करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इसको प्रोसेसिंग कॉन्टिनम कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें हम सोच विचार करने के बाद उसको प्रैक्टिकली करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से जो दूसरा कॉन्टिनम है हमारे साथ, वो क्या है, दूसरे कॉन्टिनम में हमारे साथ ये वाला आता है, देखिए, ओके, ये वाला आता है, ये ईस्ट एंड वेस्ट, सॉरी, नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ एंड साउथ जो है ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ परसेप्चुअल कॉन्टिनेंट है, ठीक है, इसको परसेप्चुअल कॉन्टिनेंट कहते हैं। इसमें क्या होता है, परसेप्चुअल परसेप्शन कॉन्टिनम इसको इस वजह से कहते हैं कि इसमें हम अगर ऊपर देखें, ऊपर हमारे साथ क्या आता है, कंक्रीट एक्सपीरियंस आता है। कोई काम आप पहली मर्तबा करने जा रहे होते हैं तो पहली मर्तबा करने की वजह से आपको जो है मुख्तलिफ फीलिंग्स आते हैं, आप मुख्तलिफ फील करते हैं, चीज़ों को महसूस करते हैं। तो इसको परसेप्शन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन से मुराद ये है कि आप उस पर सोच विचार करते हैं। परसेप्शन से मुराद ये है कि किसी चीज़ के हवाले से आपकी जो सोच होती है, आपकी जो थिंकिंग होती है, तो इसको हम परसेप्शन कहते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इस नॉर्थ एंड वेस्ट, सॉरी, इस नॉर्थ एंड साउथ कंपोनेंट को क्या कहा गया है, परसेप्शन कॉन्टिनम कहा गया है। इसकी समझ आ गई आपको? यस सर, आगे ये समझ इसकी। एमसीक्यूज, एमसीक्यूज इसमें अगर आते हैं तो इसमें भी एमसीक्यूज इसी तरह से आ सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं कि जो प्रोसेसिंग कॉन्टिनम है, तो प्रोसेसिस कॉन्टिनम में हमारे साथ कौन से एक्सिस होते हैं, तो आपने उनको बताना है कि प्रोसेसिंग कॉन्टिनम में हमारे साथ ईस्ट एंड वेस्ट एक्सिस होता है, ठीक है। इसी तरह से परसेप्शन कॉन्टिनम कौन से एक्सिस पर मुश्तमिल होता है, तो नॉर्थ एंड साउथ एक्सिस पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। तो आपने इन सारे मॉडल, इस सारे मॉडल को बिल्कुल इसी तरीके से याद करना है कि कंक्रीट एक्सपीरियंस हमारे साथ नॉर्थ पर आता है, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन हमारे साथ वेस्ट पर आता है, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन हमारे साथ साउथ पर आता है, और इसी तरह से एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन हमारे साथ ईस्ट पर आता है, ठीक है। सो इस तरह से जब आप याद करेंगे तो आप अपने एमसीक्यूज को आसानी से क्या कर सकेंगे, हैंडल कर सकेंगे।